हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आरके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। चलिए, डी ब्रॉगली क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में दिया गया। एक्चुअली डी ब्रॉगली ने अपना एक क्वेश्चन 1924 में दिया। उसके पहले तक माना क्या जाता था, उसके पहले तक बोर का कॉन्सेप्ट चल रहा था और बोर ने इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल मान के चला था। पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि डी ब्रॉगली ने और हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को जब मूविंग स्टेट में होते हैं तो एज ए एनर्जी कंसिडर किया, एज ए वेव कंसिडर किया। लेकिन हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली से पहले बोर क्या मानते थे? अकॉर्डिंग टू बोर अगर हम बात करें, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मूविंग स्टेट में है, जनरली इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए बताया कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। ये अकॉर्डिंग टू बोर कॉन्सेप्ट था। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या था? जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं न कहीं सर्कुलर पाथ पे तो रहता है लेकिन वेव के फॉर्म में रहता है, कुछ इस तरह। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली और ये अकॉर्डिंग टू बोर था। अब जरा देखिए, अगर मैं बात करूं इस कहीं न कहीं यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन का, हाँ भाई यहां मुझे करना क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम एक हाथ से दो तरबूज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक साथ मैं दो काम करना चाहता हूं, एक साथ मैं दो नाव पे चढ़ना चाहता हूं, यात्रा करना चाहता हूं, समुद्र की यात्रा, नाव से नदी की यात्रा, एक साथ दो नाव से मैं करना चाहता हूं। उसी के बारे में हाइजेनबर्ग ने कुछ बताया है, समझने का प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू वो दोनों रास्ते कौन से हैं? वो जो मैं कह रहा हूं एक हाथ से दो तरबूज उठाना, हाइजेनबर्ग ने कहा कि यदि आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो कि मूविंग स्टेट में है, देखिए हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट एक तो माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए और मूविंग स्टेट में हो, गतिशील होना चाहिए, तभी हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट लगेगा। और डी ब्रॉगली का भी कॉन्सेप्ट तभी लगता है। तो पहले तो आप समझ लीजिए बोर ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू बोर जो इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है, फिक्स ऑर्बिट में। ऑर्बिट इसका फिक्स है, जिसे आप सेल भी कहते हैं, जो कि एक सर्कुलर पाथ होता है। प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं। ऐसे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो भी वेलोसिटी एंड पोजीशन है, पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड। भाई देखिए, इलेक्ट्रॉन की कुछ अपनी वेलोसिटी होगी, कोई भी पार्टिकल मूव करता है उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मैं ये भी कह सकता हूं न्यूक्लियस के ऊपर है। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पे कहता हूं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर है, न्यूक्लियस के लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, पोजीशन मतलब कुछ हद तक क्लियर बताया जा सकता है अकॉर्डिंग टू बोर। बट हाइजेनबर्ग ने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है? इन्होंने कहा पहली बात, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव फॉर्म में मूव करता है। भाई वेव मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स प्रूव कर चुकी है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहीं न कहीं वेव के फॉर्म में चलता है, एनर्जी के फॉर्म में चलता है। अब अगर वेव के फॉर्म में है, वेव मतलब वही डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, भाई यही वेव है, यही वेव है। तो जाहिर बात इसे मैंने बोला था, इसे बोला था क्रेस्ट ट्रो। तो इस कहीं पे इसमें ये ट्रो है, ये क्रेस्ट के रूप में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी, चलिए मैं वेलोसिटी बता सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, चलिए ठीक है वेलोसिटी फिक्स है, बट मैं अगर इसकी पोजीशन बताऊं तो किस आधार पर पोजीशन बताऊं? मैं कहूं कि न्यूक्लियस के पास है, कि न्यूक्लियस से दूर है, कि फिर न्यूक्लियस के पास है, दूर है, पास है, दूर है, ये समस्या हो गई। इसी बात को हाइजेनबर्ग ने अपने शब्दों में कहा। अभी हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट आने के बाद ही एक नया कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल या ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आएगा, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक सेल की खोज हो चुकी है, बट ऑर्बिटल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, डी ब्रॉगली इक्वेशन के बाद ही ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हाइजेनबर्ग ने क्या बताया। हाइजेनबर्ग ने यही बताया कि कभी भी पार्टिकल अगर मूविंग स्टेट में है और माइक्रोस्कोपिक, ध्यान दीजिएगा, देयर शुड बी टू कंडीशंस। पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, सेकेंड, और मोशन फॉर्म में होना चाहिए।
भाई देखिए, जो लार्जर पार्टिकल्स थे उनके ऊपर हम क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई कर लेते थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई कर लेते थे। और जैसे जैसे मान लीजिए अर्थ का मूवमेंट या मोशन और स्पिन या डिफरेंट प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं उस पर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते थे। बट जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है कहीं कहीं पे अप्लाई नहीं कर पाए हम, तभी तो क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति हुई। तो ये अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है और मैं चाहता हूं कि एक साथ दो तरबूज उठाना चाहता हूं, चलिए एक तरबूज में मान लेता हूं पोजीशन है फर्स्ट, और दूसरा जो तरबूज हमारा है वो वेलोसिटी है। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि हाइजेनबर्ग ने प्रयास क्या किया, हाइजेनबर्ग कहे कि नहीं मैं एक हाथ से दो तरबूज उठा के लूंगा, हिम्मत हारूंगा नहीं। इन्होंने कहा मैं जबरदस्ती उठाऊंगा। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जब एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी निकालने का प्रयास कर रहे थे इलेक्ट्रॉन का, जो कि वेव फॉर्म में घूम रहा है, तो इन्होंने देखा क्या कि ना तो सही सही ये वेलोसिटी मेजर कर पाए और ना सही सही पोजीशन मेजर कर पाए। तो इन्होंने कहा, इनका स्टेटमेंट कह रहा, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल एट सेम टाइम इन एक्यूरेट वे। मतलब किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो कि फास्ट मूव कर रहा है उसका एक समय में पोजीशन और वेलोसिटी दोनों डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। यदि आप दोनों जबरदस्ती पीछे पड़ गए, नहीं मैं करूंगा तो हो जाएगा, बट दोनों में अनसर्टेनिटी रहेगी, दोनों की वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू नहीं प्राप्त होगी। तो पहले तो आप इनका स्टेटमेंट आप समझ लीजिए। इनका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज इम्पॉसिबल टू determine the exact value of position x and velocity of any microscopic moving particles at a one time। वही बात है कि एक समय में किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी दोनों हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। और लेकिन हाइजेनबर्ग ने किया कि नहीं भैया मैं तो करूंगा। तो देखिए क्या क्या समस्याएं क्रिएट हुई दोनों निकालने पर। अब ये दोनों एक साथ निकाल रहे थे तो इन्होंने देखा क्या कि दोनों में गड़बड़ी आई। बात वही है भाई, एक साथ दो काम करेंगे तो पता लगा न राम में न रहीम में, एक साथ एक ही काम करना चाहिए। हाइजेनबर्ग ने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करके बता के चले गए। अब इन्होंने क्या किया, एक ही सिंगल टाइम में पोजीशन निकाले, वेलोसिटी, ठीक। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का भाई लार्जर पार्टिकल होता है, जैसे भी लार्जर मतलब आप ले लीजिए बैलगाड़ी, जैसे बाबा जी बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं तो बैलगाड़ी माने आप समझ लीजिए बहुत धीरे धीरे चल रही, तो उसकी पोजीशन भी आप निकाल सकते हो भाई। एक समय में एक ही पोजीशन होगी, इतनी धीरे धीरे चलती है। अब पोजीशन वेग भी आप बता सकते हो कि बहुत स्लो वेलोसिटी है, तो उसका निकाला जा सकता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पे इन्होंने अप्लाई किया तो नहीं निकला। जब ये दोनों एक साथ निकाल रहे थे सिंगल टाइम में साइमल्टेनियसली, तो इन्होंने देखा क्या इसमें भी इम्प्योरिटी आई, इसमें भी कहीं कहीं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पाए और इसमें भी इम्प्योरिटी आई। और उस इम्प्योरिटी को इन्होंने माना डेल्टा एक्स और इसको माना इन्होंने डेल्टा। फिर इन्होंने क्या कहा कि भैया दोनों में इम्प्योरिटी आ गई, एक साथ दो काम कर रहे थे, तो वो इम्प्योरिटी को इन्होंने मैथमेटिकल तरीके से क्या रिप्रेजेंट किया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज नियरली इक्वल आर ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब चूंकि जो भी पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल का कुछ मास भी होगा, तो पार्टिकल का मास अगर मैं इसमें इंटू कर दूं डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा, देखिए मास में अनसर्टेनिटी नहीं होती, मास तो फिक्स है, इज इक्वल आर ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब चूंकि एम इंटू वी एज वी नो दैट दीस आर द मोमेंटम, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, भाई P is equal to m into v, तो डेल्टा P is equal to m into डेल्टा v is nearly equal or greater than h upon 4 पाई। तो ये मैथमेटिकल जो फार्मूला मिला, ये हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट है। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हाइजेनबर्ग को कि द मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डिटर्मिनेशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डिटर्मिनेशन इज इक्वल और ग्रेटर देन h upon 4 पाई।
ओके, मैथमेटिकल डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, ऊपर वाले वैल्यू को देखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कहीं कहीं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी नियरली इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक। अब इसको मैं मैथमेटिकल भी डिफाइन कर सकता हूं, जहां डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन डिटर्मिनेशन। आइए देख लेते हैं, इसको मैं मैथमेटिकल भी डिफाइन कर दे रहा हूं, लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख दे रहा हूं। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। नाउ वी कैन राइट मैथमेटिकली द मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in position determination and velocity determination और momentum determination, दोनों बात एक ही है, and momentum determination is nearly equal or greater than h upon 4 पाई। देखिए मैथमेटिकल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसको भी आप लिख सकते हैं। अब बात हम कर ले कि ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी है क्या, जरा देख लें। एक्स पोजीशन डिटर्मिनेशन है, बट इसमें चूंकि एक साथ दो काम किया जा रहा है तो इसमें कुछ न कुछ इंप्योरिटी आ जाती है, तो डेल्टा एक्स इंप्योरिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डिटर्मिनेशन डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डिटर्मिनेशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डिटर्मिनेशन। ओके, अच्छा चलिए, अब मान लीजिए आप प्रयास कर रहे हैं, आप भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं, जैसे हाइजेनबर्ग नहीं आ रहे, आप कह रहे हो नहीं हम एक हाथ से दो तरबूज उठाए लो बच्चा उठ जाएगा, लेकिन देखते हैं। अब मान लीजिए दो तरबूज आपने उठाया, एक तो हाथ में पकड़ में आ गया तो दूसरा गिर जाएगा या गिरने वाला होगा। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या है, अगर मैं एक समय में दोनों डिटरमाइन कर रहा हूं पोजीशन और मोमेंटम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर एक वैल्यू सही आएगी या नियरली इक्वल सही क्या आएगी, तो मैं ये कह सकता हूं सर्टेनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर कहीं ना कहीं पोजीशन डिटर्मिनेशन मैं सही कर ले गया तो अनसर्टेनिटी किस में आ जाएगी, कहीं ना कहीं मोमेंटम में आ जाएगी। भाई एक समय में आप एक ही काम कर सकते हो, और यदि मैं मोमेंटम कहीं सही डिटरमाइन कर लिया तो कहीं अनसर्टेनिटी किस में आ जाएगी, पोजीशन में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक। तो ये पूरा इसी पर आधारित है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका आप नोट भी कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें इसको, तो एक पिक्चर के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। पिक्चर के माध्यम से चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट डाला, अब उसमें कुछ फोटॉन्स होंगे, कुछ एनर्जी होंगे, तो कोलाइड करेंगे इस इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिनल पाथ है ये है, ओरिजिनल पाथ तो ये है। भाई मैं इसको एक न्यूक्लियस पूरा एक एटम मान के चल रहा हूं, बट जैसे आप उसको एनर्जी देखो तो इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से हट जाएगा, अपने ओरिजिनल पाथ से हट के। हो सकता है इलेक्ट्रॉन कुछ इधर भाग ले, ये पाथ मिले इलेक्ट्रॉन यहां, हो सकता है इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाए, इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाए। तो इसी वजह से किसी भी एटम पे आप लाइट डालते हो तो कहीं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जा रही है। तो आप दोनों एट ए सिंगल टाइम में आप दोनों एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा मतलब है, कहीं यहां इसमें अगर मैं पोजीशन की बात करूं, एक साथ पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों वैल्यू आप अगर एक समय निकालेंगे दोनों गलत वैल्यू आएगी, सीधा करेंगे तो गलत उत्तर ले आओगे आप। तो इसी को बोला जाएगा अनसर्टेनिटी, ठीक। अब कहीं
पूरा प्रयास हाइजेनबर्ग ने किया कि कैसे मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, बच्चों को मैं कैसे बता दूं, ओवरऑल समझाने का प्रयास किया गया इस आधार पर। और देखिए अब अगर हम कहें कि हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग या डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, तो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में, वेव फॉर्म में ऐसे चलेगा। ओके, अब इन्फ्लुएंस ऑफ हाइजेनबर्ग, किसी भी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आने के बाद एटम का स्ट्रक्चर चेंज कैसे हो गया। भाई एटम अभी तक माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल पाथ पर घूम रहा है, जिसे हम ऑर्बिट कह रहे थे, ठीक है। बट हाइजेनबर्ग ने और डी ब्रॉगली ने जब प्रूव कर दिया कि किसी भी मूविंग पार्टिकल में डुअल कैरेक्टर होता है, वेव नेचर होता है, एनर्जी नेचर होता है, तो ऐसे में कहीं कहीं कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा। अब इसका अर्थ ये हुआ इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में, वेवी फॉर्म में मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों, तो इलेक्ट्रॉन कभी यहां होगा तो कभी इलेक्ट्रॉन यहां होगा, वही इलेक्ट्रॉन कभी यहां होगा। तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू बोर ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन कभी देखिए न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस से दूर, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस से दूर, पास दूर, पास दूर, पास दूर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दूर भी है, इलेक्ट्रॉन पास भी है। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन सब जगह है। भाई जैसे मैंने कहा आप दूर भी हो पास भी हो, इसका मतलब आप पास भी हो दूर भी हो, इसका मतलब आप सब जगह हो। तो इसका कॉन्सेप्ट ये निकल के आया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सब जगह, यहां पर भी, यहां पर भी है। इसी कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट श्रोडिंगर ने नए तरीके से व्यक्त किया। श्रोडिंगर का एक नए साइंटिस्ट है, इनका भी रोल क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा है। इन्होंने सर्वप्रथम डी ब्रॉगली इक्वेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकल तरीके से प्रूव किया। तो श्रोडिंगर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन सब जगह है इसको हम एक नए तरीके से व्यक्त करेंगे। इलेक्ट्रॉन सब जगह न्यूक्लियस के चारों तरफ है, इसी को श्रोडिंगर ने नाम दिया ऑर्बिटल। ऑर्बिटल नाम दिया गया। कहा गया ऑर्बिटल मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। तो उसी को आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस इन 3D वे, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज साइन स्क्वायर। इसी को इतनी बड़ी कहानी कैसे बार बार आप याद करोगे। तो श्रोडिंगर ने कहा चिंता मत करो, आप लिखो साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पोजीशंस को बताता है, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ओके, तो इसी को साइन स्क्वायर से आप रिप्रेजेंट करिए या इसी को आप ऑर्बिटल कहिए, सब एक ही चीज है। तो श्रोडिंगर ने कहीं कहीं डी ब्रॉगली इक्वेशन को मैथमेटिकल तरीके से साइन स्क्वायर के रूप में सर्वप्रथम रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। साइन स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन 3D वे। एक्चुअली देखिए जो एटम है वो कहीं कहीं स्फेरिकल है, तो 3D जो इलेक्ट्रॉन है आप ऐसे समझिए, एटम को बॉल मान लीजिए, तो बॉल पे आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पे कहीं भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है, सरफेस के अंदर भी हो सकता है। उसी चीज को साइन स्क्वायर से श्रोडिंगर ने रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल क्या है और ऑर्बिट, थोड़ा सा इसमें बेसिक डिफरेंस पढ़ते हुए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे अबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये चैप्टर समझिए समाप्ति की तरफ है, चिंता ना करिए। आप यहाँ आए हैं तो केमिस्ट्री आप सीख के जाएंगे। भाई देखिए केमिस्ट्री को या तो दिल में रखना पड़ेगा या तो दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर केमिस्ट्री आपको चाहते हो, केमिस्ट्री आप आगे बढ़ो केमिस्ट्री से, तो चाहे दिल में रखो चाहे दिमाग में रखो। अगर दिमाग में केमिस्ट्री घुस गई तो कोई और नहीं घुस पाएगा, याद रखना। या दिल में घुस गई तब भी दिल में और कोई नहीं जा पाएगा। अब डिसाइड आपको करना है केमिस्ट्री को दिल में घुसाओगे कि दिमाग में घुसाओगे, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।